नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो पॉइजन बन जाएगा, तुरंत तुरंत जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो सबसे पहले हम नमकीन खाएंगे और उसके बाद दूध पियेंगे और देखेंगे कि वीडियो के अंत तक मैं जिंदा बचता हूं कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर बैड न्यूट्रिशन एडवाइस भर भर कर है, किलोग्राम में है, टनों में है। इसको डिबंक करने के लिए, इसको रियल साइंस से रिप्लेस करने के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया था, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और ये एपिसोड भी उसी श्रृंखला में एक नया एपिसोड है जिस सीरीज का नाम है इंस्टा ज्ञान। क्या आपने पिछले 27 दिनों में बैंगन खाया है? मैंने तो खाया है। तो मेरे पास आपके लिए है ब्रेकिंग न्यूज। जो भी खाते हैं बैंगन, उनका नर्क का टिकट कट सकता है। बैंगन का जो सेवन करता है तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है, नरक का वो भागीदार बनता है। इसलिए बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। बैंगन का जो अर्ली रिटन डिस्क्रिप्शन है वो बताया गया है 50 से 500 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा पे, यानी आज से 2000 से 2500 साल पहले। पर चलिए, एक बार को मैं मान लेता हूँ पुरातन काल में भी बैंगन मिला करता था, पर उसका नर्क से क्या लेना देना? मतलब कोई इंसान पूरी जिंदगी अच्छे काम सिर्फ इसलिए करे कि चलो मरने के बाद तो सुख भोगूंगा, पोस्ट डेटेड चेक कहीं तो क्लियर होगा, पर पता चला कि जैसे ही मरे वैसे ही नर्क में आ गए हैं। क्यों? पता चला कि जो बैंगन भरता आपने गार्लिक नान के साथ दबाया था वो आपको लेड हुआ। यहाँ पर मैं बता दूं, फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर हम किसी भी धर्म, किसी भी पुराण, किसी भी स्क्रिप्चर्स का मजाक बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन नकली धर्म के ठेकेदारों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं और इस वीडियो का भी यही मकसद है कि इनसे सवाल कीजिए कि क्या रीज़न है, क्या मैकेनिज्म है, क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो पॉइजन बन जाएगा, तुरंत तुरंत जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो सबसे पहले हम नमकीन खाएंगे और उसके बाद दूध पियेंगे और देखेंगे कि वीडियो के अंत तक मैं जिंदा बचता हूँ कि नहीं। सेफ्टी के लिए थोड़ा और नमकीन खा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बोलें कि इतना सा नमकीन खाया तुमने। बोला तो अब हमने नमकीन खाया, फिर दूध पिया और फिर से नमकीन खाया और वीडियो के अंत तक अगर मैं जिंदा बचा तो ये रील अपने आप डिबंक हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन। बाबा जी ने बता दिया कि नमकीन और दूध तो जहर है, पर क्या आपको पता है कि जिसे जहर माना जाता है यानी अल्कोहल, दारू, सोमरस, वो जहर नहीं है, वो खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। हमारे फेवरेट मनीष जी आपको ये बता रहे हैं। यार दारू बुरी नहीं है जी। अब दारू समर्थक मतलब घर के वाले मेरे दुश्मन मत समझना। ड्रिंक करता है व्यक्ति, उसको भी फैटी लीवर की समस्या रहती है लगातार, जैसे बियर लोग पीते हैं, लंबे समय तक पीते हैं तो उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। तो क्या ड्रिंक छोड़ दे अगर व्यक्ति तो फैटी लीवर ड्रिंक कुछ नहीं करती। जो मेरे मैं ड्रिंक का कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन ड्रिंक कुछ नहीं करती। ड्रिंक के साथ आप किलो सामान खाते हो, प्रॉब्लम आए उससे फैटी लीवर हो रहा है। हाँ, आपने 2 पैक पिए, 1 किलो पनीर खा के साथ में, या मुर्गा खा के, बकरा खा के, या साथ में आप काजू खा जाते हो, सारे पनीर खा जाते हो, बादाम खा जाते हो, तो वो सामान बुरा है भैया, दारू बुरी नहीं है। अब दारू समर्थक मतलब घर के वाले मेरे दुश्मन मत समझना भाई मुझे, एक्चुअली दारू बुरी नहीं है। दारू के साथ खाया चखना बुरा है। चखना नाम चखना है, बट खा चाखना जाते हैं। शराब में अगर नशा होता तो नाचती बोतल। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो अल्कोहल है, जो शराब है, जो कई सारे कैंसर का डायरेक्ट कारण है, वो खराब नहीं है। उसके साथ जो आप सो कॉल्ड हेल्दी चीज़ें खाते हो, जैसे मैं हेल्दी मानता हूँ, जैसे काजू है, पनीर है, बट ये सारी चीज़ें आप खाते हैं वो बुरी चीज़ हैं, ना कि शराब। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये पूर्णतया 100%, 100%, 100% गलत है। शराब एक बहुत ही खराब चीज़ है विद और विदाउट एनी एडिशनल चखना। शराब से आपका लीवर तो खराब होता ही है, बट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि जो शराब है वो बहुत सारे तरह के कैंसर का भी मुख्य कारण हो सकती है। अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है, जहर है। जब आप शराब पीते हैं तो आपका शरीर उस पॉइजन को, जहर को हटाने की मशक्कत करता रहता है और इससे आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि उस पॉइजन को, जहर को हटाने की जिम्मेदारी दी जाती है आपके लीवर को।
हमारे लीवर में एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल को लेस टॉक्सिक चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले एथेनॉल जो अल्कोहल है वो सीधे कन्वर्ट होता है एसीटैल्डिहाइड में, और वो एसीटैल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और एसीटेट बाकी हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसमें काम में आ जाता है। और जो एसीटैल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन में बनता है वो भी एक वेरीफाइड कार्सिनोजन है, वो भी कैंसर कॉज करता है। तो ये कहना कि दारू बुरी नहीं है, चखना बुरा है, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैलाना एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक पसंद कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और भी वीडियो देखे हैं तो गुजारिश एक और है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कर दीजिए। आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल मेंबरशिप लेकर, बाय मी अ कॉफ़ी लिंक के थ्रू, पेट्रियन के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब कैंसर की बात चल निकली है तो कैंसर का एक और अतरंगी ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कैंसर के इलाज की दवाई जो बताई है देवराह बाबा जी ने। जी हाँ, एक सिद्ध संत जिनकी आयु ज्ञात ही नहीं है, किसी को 1800 वर्ष जिए, कोई कहता है 3600 वर्ष जिए। तो इस तरह के अर्बन लेजेंड्स चलाए जाते हैं जानबूझकर कि वो बाबा जी तो 1800 साल जिए, वो बाबा जी तो 3600 साल जिए, कोई कहता है वो तो लाखों साल से जी रहे हैं, कोई कहता है वो मरे ही नहीं अभी तक हैं। तो इस तरह के अर्बन लेजेंड्स चलाए जाते हैं ताकि उनके चमत्कारों की बातें की जाएं। देखते हैं कि क्या चमत्कार बता रहे हैं। कैंसर का रोग हो गया तो शिष्य आए, बोला बाबा अब क्या होगा, अब तो हम मर ही जाएंगे क्योंकि कैंसर हो गया है। तो बाबा ने कहा शुद्ध देशी गाय, भारतीय गाय का दही, उसमें आप 35 तुलसी दल डालिए, 35 तुलसी के दल डालकर और थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल दीजिए और जल के साथ उसको फीट के लस्सी की तरह बना के उसको पी लीजिए। मात्र इतना करने से ही आपका कैंसर दूर हो जाएगा। और इस उपाय से बाबा ने कई लोगों के, जो दही बोला है वो कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ये ओरिजिनल रील में भी ऐसा ही था। ये भाई साहब जिनकी ठीक से दाढ़ी मूंछें भी नहीं आई हैं, ये बता रहे हैं कि लस्सी पीने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। मतलब लस्सी पीने से, आर यू किडिंग मी? और इस वीडियो पर बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, सपोर्टिंग कमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश की हालत, जहाँ पर लोग कैंसर का ट्रीटमेंट लेने की जगह रील्स बना देते हैं कि ये खा लो, ये पी लो, अतरंगी क्लेम कर देते हैं, धनिया खा लो, तुलसी खा लो, पता नहीं क्या क्या, उससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कैंसर की बात चल ही रही है तो बता दूं कि कैंसर पर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, जिसमें पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कैंसर कैसे फैलता है जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और पार्ट 2 में हमने कैंसर पर जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है, स्यूडो साइंस है, उसके बारे में बात की थी। अब चूंकि एक वीडियो में वो सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो लाखों पॉसिबली करोड़ों रील्स हैं उनको बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में भी हम ले रहे हैं और आगे की वीडियोस में भी लेते रहेंगे अलग अलग प्रकार से। तो ऑब्वियसली नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल ही नितांत बकवास चीज़ है। कैंसर का एकमात्र इलाज है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और उनके कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कैंसर का अभी तक कोई और नोन इलाज नहीं है जो काम करता है। ट्रेडिशनल या ऑल्टरनेटिव थेरेपीज सिर्फ पेन रिलीफ के लिए या फिर प्लेसिबो इफेक्ट के तौर पर ही काम में आती हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। मनीष जी सिंगल हैंडेडली स्यूडो साइंस फैलाने का काम कर रहे हैं, तो एक और रील उनकी देख लेते हैं जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ जो है वो कैंसर कॉज करती है। लेट्स सी। अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कैंसर क्यों होता है, कोई बता सकता है आप कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी और ब्लड कम हो जाता है। और सॉर्बेट की गोली क्या करती है? जीभ के नीचे रखने से 7 सेकंड के अंदर उसका असर हमारी हार्ट तक पहुंच जाता है और एक आपको फौरी रिलीफ मिल जाता है। तो यानी कि जीभ के अंदर कुछ भी रखो तो वो अंदर जाता है, ये क्लियर हुआ है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कैंसर कारक कोई तत्व है तो उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर कारक तत्व है और सबसे कहां पाया जाता है आपको मालूम है? वो आपकी टूथपेस्ट में। तो अब आप जब टूथपेस्ट करते हो तो कम से कम 2 मिनट लगाते हो, तो जब 7 सेकंड में हमारी जीभ उसको सक कर लेती है, जो भी जीभ पे रखो, जीभ के नीचे रखो, तो सोचो जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो क्या वहां से सोडियम लॉरेल सल्फेट सक नहीं हो रहा होगा आपकी बॉडी में? और वो दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर कारक तत्व माना गया है। गूगल करिए सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड कैंसर या सोडियम लॉरेल सल्फेट कॉजेज कैंसर, ऐसा करके आप गूगल कर सकते हैं। जो सबसे पहला आर्टिकल आपको मिलेगा हेल्थ लाइन का, उसी में बताया गया है कि SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट इज एन इरिटेंट
यानी वो आपको किसी तरह का इरिटेशन दे सकता है, कुछ हद तक इन्फ्लेमेशन भी दे सकता है, बट इट्स नॉट अ कार्सिनोजन। देयर इज नो लिंक ऑफ यूज ऑफ SLS एंड इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क, यानी कि आपका कैंसर का रिस्क सोडियम लॉरेल सल्फेट को यूज करने से नहीं बढ़ेगा। तो आपको इस तरह की और भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि सोडियम लॉरेल सल्फेट का जो यूज है हर तरह के प्रोडक्ट में इज सेफ एंड इट डज नॉट कॉज कैंसर। तो ये सब झूठ है और इनके किसी भी क्लेम को मानना बंद कर दीजिए, उनको सीरियसली लेना भी बंद कर दीजिए। अब आते हैं इस तरह की रील्स जो कि साइंटिफिकली सत्य हो सकती हैं बट उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। लोग कहते हैं वो फ्रेश फ्रूट्स वो हेल्दी, क्या व्हाट हेल्दी, वेरी अनहेल्दी। वो सिर्फ फ्रुक्टोज है। फ्रेश फ्रूट्स आर हेल्दी कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस्ड फूड। मान लीजिए आप कोई प्रोसेस्ड शुगर खा रहे हैं 100 ग्राम वर्सेस आप फ्रूट्स खा रहे हैं 100 ग्राम। आई वुड 100% प्रेफर फ्रेश फ्रूट्स। 100% दे आर हेल्दियर कंपेयर टू प्रोसेस्ड फूड। तो किसी चीज़ को कहना कि नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसको हमेशा कंपैरेटिव स्केल पर ही हमें समझना होगा कि वो हेल्दी है या नहीं है। तो वन थिंग इज हेल्दियर कंपेयर टू द अदर एंड वी ऑल हैव टू मेक हेल्दियर चॉइसेस, क्योंकि हमेशा हम बेस्ट फूड, हेल्दीएस्ट फूड नहीं खा पाएंगे। तो ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है अगेन वो उससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही फ्रूट से फ्रक्टोज है वो भी गलत है, क्योंकि फ्रूट जो आप खा रहे हैं साबुत फ्रूट, तो आप फ्रूट के साथ काफ़ी सारा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स ये सब भी खा रहे हैं फ्रेश फ्रूट्स के केस में, जो कि बाकी प्रोसेस फूड के साथ नहीं होता है। तो जस्ट फ्रूट्स को एज इट इज़ नेग्लेक्ट कर देना कि ये तो सिर्फ शुगर है, बिल्कुल बकवास है, नहीं खाना चाहिए। आई डू नॉट सपोर्ट दिस क्लेम। पर बाकी सारी चीज़ें जो कही गई इस वीडियो में, जो कि आगे हम देखेंगे, वो सत्य है। ग्लूकोज ऑल सेल्स इन द बॉडी कैन मेटाबोलाइज। फ्रुक्टोज मोस्टली मेटाबोलाइज होता है लिवर में, और लिवर की कैपेसिटी इतनी है कि वो 60 या 70 ग्राम्स फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकता है एक गो में। उसके बाद सब जाके फैटी लिवर हो जाता है। तो कुछ हद तक जो चीज़ें हैं जो उन्होंने कही, हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही हो, पर लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। फ्रूट्स, आप एक बोल फ्रूट्स जो हैं वो खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक बोल फ्रूट्स जो होगा, अगर उसमें काफ़ी हद तक बेरीज हैं, खट्टे फ्रूट हैं, तो आपका जो फ्रक्टोज कंटेंट है वो 70 से 80 ग्राम पहुंचेगा ही नहीं। और आप एक बोल फ्रूट से ज़्यादा कोई नॉर्मल इंसान नहीं खाता, तो आप एक बोल फ्रूट आराम से रोज़ में खा सकते हैं और इट्स रिकमेंडेड। एक और चीज़ जो उन्होंने कही कि फ्रक्टोज सिर्फ लीवर मेटाबोलाइज करता है, वो भी पार्शली गलत है। फ्रक्टोज हमारे इंटेस्टाइन में भी मेटाबोलाइज हो सकती है अगर फ्रक्टोज का लोड कम हो, पर अगर फ्रक्टोज का लोड 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट से ज़्यादा है, यानी एक्स्ट्रा हैवी फ्लो आ रहा है फ्रक्टोज का बॉडी में, तो फिर वो लिवर तक चला जाता है डायरेक्ट। तो इसीलिए अगर हम 70 किलो के इंसान की बात करें, फिर से 70 ग्राम फ्रक्टोज से कम खा रहे हैं, जो कि एक सिटिंग में, जो कि 3-4 घंटे में पच जाता है, तो वो एब्सोल्युटली हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, और उसको आसानी से हमारा लिवर पचा लेगा। लिवर और इंटेस्टाइन दोनों मिलके पचा लेंगे और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कंपेयर टू फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट्स यानी होल फ्रूट्स खाना बेहतर है, और कंपेयर टू एनी प्रोसेस्ड फूड, फ्रूट जूस जो घर में निकला हुआ हो वो बेहतर है। तो एक चीज़ दूसरे से हमेशा बेहतर होगी, तो हमें हमेशा बेहतर फूड चॉइसेस पर जाना चाहिए, ना कि वर्स फूड चॉइसेस पर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना चाहिए। अब आते हैं एक और रील पर, जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। आप कुछ और मत करो, आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, आप देखोगे 2 साल लग जाएंगे टाइम। ऐसा नहीं है सनस्क्रीन लगा लिया 1 महीने में चेंज हो गया, नहीं। तो रेगुलरली आप 2 साल ट्राई करके देख लो, आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये सब चीजें पॉसिबल हैं अगर आप फॉलो करो। ये रील भी एक बार को देखने में लग सकता है कि हाँ, अगर सनस्क्रीन लगाऊंगा तो मेरा कलर शायद लाइट हो जाएगा, पर ये सत्य नहीं है। कुछ हद तक ये पार्शली ट्रुथ है। कैसे सनस्क्रीन काम करती है उसको समझ लेते हैं पहले। जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो सनस्क्रीन होती है एक तरह के सन प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ, जो आता है 15 से लेकर 30 से लेकर 70 तक। तो जो जितना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन फैक्टर या SPF होगा आपकी सनस्क्रीन में, उतना ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करेगी आपको सन की UV रेडिएशन से। तो मान लीजिए आपने SPF 30 की सनस्क्रीन अपनी बॉडी पर लगाई, अपने एक्सपोज्ड एरिया पर लगाई, तो जैसे ही आप बाहर जाएंगे सन में और आपकी जो बॉडी है सन की UV रेडिएशन आपकी बॉडी पर पड़ेंगी, तो बिकॉज आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है, तो वो जो सनस्क्रीन की लेयर है, अगर आपने ठीक से लगाई है सनस्क्रीन को, तो वो उन UV रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देगी और आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होगा UV रेडिएशन का, वो बहुत ही कम, ना के बराबर होगा।
तो इस तरह से सनस्क्रीन आपकी बॉडी को यूवी रेडिएशन से बचाती है। अब मान लेते हैं कि किसी इंसान ने सनस्क्रीन नहीं लगाई है और वो ऐसे ही धूप में बाहर चले गए, तो क्या होगा कि अब आपकी बॉडी में जो यूवी रेडिएशंस हैं वो सीधे एब्जॉर्ब होंगी और वो यूवी रेडिएशंस डीएनए डैमेज कर सकती हैं, आपको कैंसर भी कर सकते हैं। पर बेसिकली जो यूवी रेडिएशंस हैं वो मेलेनोसाइट्स यानी कि जो मेलेनिन बनाने वाली सेल्स हैं जो हमारी स्किन डार्कनिंग का काम करती हैं उनको बनाती हैं। तो अगर आप बार बार बिना सनस्क्रीन के जाएंगे यूवी या सन के अंदर में तो आपकी स्किन डार्क हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सनस्क्रीन लगाकर जाएंगे तो आपकी स्किन लाइट हो जाएगी 2 साल में भी। ऐसा कोई क्लेम वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं है। पर चूंकि आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो क्योंकि आपकी स्किन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डार्क नहीं हो रही है तो आपको लग रहा है कि आपकी स्किन लाइट हो रही है। तो इट्स अ रिवर्स इफेक्ट। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि सनस्क्रीन लगाइए हमेशा, आपकी स्किन डार्क हो लाइट हो डजंट मैटर। जो हमारा ऑब्सेशन है लाइट स्किन से वो तो हमेशा रहेगा, उसको वो बकवास ऑब्सेशन को जाने दीजिए इस रील में। बेसिकली अगर आपको अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना है तो आप हमेशा सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाइए, स्पेशली SPF 30 या उससे ज़्यादा की। तभी आपकी जो सेल डैमेज है या सन डैमेज है वो कम से कम होगा। आ गए हैं वीडियो के अंत तक और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 40-50 मिनट हो चुके हैं मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए और मैं अभी तक जिंदा हूँ। अभी हम जिंदा हैं। इन तरह की चीज़ों पर विश्वास ना करें। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अगर साइंस पढ़ाने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है स्कूल कॉलेजेस में तो हमें इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि साइंस कम्युनिकेशन करने के लिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी जगह पर आप तभी साइंस कम्युनिकेशन कर पाएंगे, साइंस के बारे में वीडियोस तभी बना पाएंगे जब आप खुद साइंस के जानकार होंगे, साइंस की क्वालिफिकेशन आपके पास होगी। इस तरह के नियम ज़रूर बनने चाहिए और उन्हीं लोगों को साइंस के बारे में बात करने की इजाज़त होनी चाहिए जिन्होंने खुद साइंस पढ़ा है। बिना किसी क्वालिफिकेशन के जो बाबा लोग या इस तरह के स्वघोषित आचार्य आपको बताते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उनसे बस दूरी बनाकर रखिए। और इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हम यूजुअली इस तरह के डिबंकिंग वीडियोस बनाते रहते हैं और इंस्टाग्राम सीरीज़ का ये नंबर 12 एपिसोड था। बाकी के 11 एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस एपिसोड का जो पहले वाला पार्ट है अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही धमाकेदार अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी लॉजिकल।